चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ा था पिछली वीडियो में, आज हम पढ़ने वाले हैं संचरण, फिर इसके बाद विकृत गंधिता, और आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो बेसिक से पूरा देखता है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए संचरण पे आते हैं। देखिए, संचरण क्या होता है कि जब धातुएं नमी कब आती है? बारिश के बाद क्या आती है? नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है। धातुएं नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो इनके ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर? धातुओं के ऊपर, जिससे धातुओं की चमक क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती है, तथा ये धातुएं क्या होने लगती हैं? खराब होने लगती हैं। अर्थात धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? संक्षारित हो जाती हैं, संक्षारित होने लगती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अपन संचरण बोलेंगे। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? धातुओं नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जिससे धातुओं की चमक क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, समाप्त होने लगती है तथा धातुएं खराब होने लगती हैं, अर्थात धातुएं संक्षारित होने लगती हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? संचरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये लोहा है, ऑक्सीजन की मतलब कि वायु के संपर्क में आएगा तो क्या बन जाएगा? Fe3O4। इसको बोलते हैं अपन फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी से बोलेंगे अपन। इसको सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं जंग। जो आता है ना, लोहे पर जंग लग जाता है तो ये जंग है वो। चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, आपने देखा होगा अधिकतर चांदी की चेनें क्या हो जाती हैं? काली हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन होता है? सिल्वर ऑक्साइड। ये इसके ऊपर ये सिल्वर है, सिल्वर जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड की परत बना लेगा, जिससे क्या होती है? चांदी काली होना स्टार्ट हो जाती है। अगला, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना। कॉपर है, जल के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब वायुमंडल से मिल जाएंगी तो ये क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये उसमें हरा रंग का पदार्थ होगा। आपने देखा होगा जैसे तांबे के लोटे होते हैं अपने, तो वो बीच में से नीचे क्या होता है? तले में से हरे हरे होने लग जाते हैं क्या? तो उसका कारण क्या है? संचरण है, ठीक है। ये आपके संचरण के भाई एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। जब धातुएं नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो इनके ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे धातुओं की क्या होने लगती है? चमक समाप्त होने लगती है। मतलब धातुएं क्या हो जाती हैं? संक्षारित हो जाती हैं, और इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? संचरण बोलेंगे। चलिए अगला टॉपिक, विकृत गंधिता। वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीकरण, मतलब कि वायु के संपर्क में आ जाएगा वो, जिससे उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, ठीक है, तथा वह हमारे खाने योग्य नहीं रहती है, अर्थात खराब हो जाती है। इसे क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। विकृत का मतलब खराब होना, गंध मतलब कि बदबू आना उसमें, ठीक है। वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा वह हमारे खाने योग्य नहीं रहती है और ख़राब हो जाती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल इसके, आलू के चिप्स, नमकीन को वायु में खुला रखने पर वो ख़राब हो जाते हैं। देखे होंगे आपने, अलग सी स्मेल आ जाती है उनमें। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, कई बार टॉपिक सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है, विकृत गंधिता को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। आप पूरे नोट्स आपको चैप्टर के हमने अवेलेबल करवाएं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख भी सकते हैं, और आप जो डेली की डेली क्लास से देख के इनके नोट्स बनाएगा उसको एक पूरे अच्छे सेपरेट नोट्स मिल जाएंगे। और क्लास नंबर 10 में आपको 100 में से 100 नंबर लाने की हम श्योरिटी देते हैं। क्या नोट्स के बाहर एक भी नंबर, आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं और समझ के हमारी पूरी क्लास से देखी हैं तो। चलिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। नमकीन या आलू के चिप्स को पैक करते समय इसमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कि आलू वो वेपर्स वगैरह की जो चिप्स की थैली आती है ना, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीकरण को रोकती हैं।
जिससे इनका ऑक्सीकरण रुक जाता है, मतलब वायु के संपर्क में नहीं आएंगी, अर्थात नमकीन व चिप्स को विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कई नमकीन की थैलियाँ बिल्कुल फूली होती है, उनमें नमकीन तो बहुत कम होते हैं, पर थैली पूरी फुल पैक होती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को वायु रोधी बर्तन, वायु रोधी मतलब जो वायु का विरोध करेगा, मतलब वायु को आने नहीं देगा, या पात्र में रखकर भी विकृत गंधता को बचाया जा सकता है। जैसे आपने देखे होंगे समोसे कचौरी जो होते हैं वो कांच के बर्नी वगैरह में या कुछ उसमें रखे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वायु अंदर आएगी नहीं तो ऑक्सीकरण होगा नहीं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं कि भाई प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन गैस और तेल। अब ये तेल क्या है? जैसे कि आपने अचार वगैरह होता है ना, जब अचार को अपन गलाते हैं या अचार अपन जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अपन छोटी छोटी कच्चे आम की काट के उसमें डाल देते हैं, तो उसके ऊपर क्या डालते हैं, फिर अपन तेल डालते हैं। तो तेल उस अचार की जो छोटे छोटे आम के जो पीसेस होते हैं, स्लाइसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, वायु में आने से रोकते हैं संपर्क में, इसलिए उसको भी अपन क्या बोलेंगे, तेल को भी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है। यह आपके विकृत गंधीता तथा संचरण दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अगली रिएक्शन अपने आ रही है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील पदार्थ, कौन से? तो घुलनशील पदार्थ मिलकर एक अघुलनशील, घुलनशील का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को अपन डाला और वो उसमें घुल गया, जैसे पानी में अपने नमक को डाला, नमक घुल गया, शक्कर को डाली, शक्कर उसमें घुल गया, तो वो होते हैं घुलनशील पदार्थ मिलकर एक अघुलनशील, जो जिसमें मिलेगा ही नहीं, अघुलनशील पदार्थ को निर्माण करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका? अवक्षेप का निर्माण होता है। कोई नीचे पेस्ट बन जाएगा आपके पास जो घुलेगा नहीं, का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील पदार्थ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा? वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट, ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील हैं और ये क्या बनाएंगे? लेड आयोडाइड बनाएंगे, जो क्या है, एक घुलनशील पदार्थ होता है, तो इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन आ रहा है आपके नीचे, देखना। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है तो उसका रंग चेंज क्यों हो जाता है? अब इसका रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ। कॉपर सल्फेट में ये विलयन है अपने पास, किसका? कॉपर सल्फेट का, और ये क्या है? आयरन की कील को अपन को डुबोया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे की कील को डुबोया जाता है तो इस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी। चलिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील को अपन जब डुबोते हैं तो देखो मैंने सक्रियता श्रेणी बताई थी। अब यहाँ पे उच्च क्रियाशील तत्व कौन है? आयरन और कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से कॉपर को आयरन हटा सकता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ से बाहर। तो जब अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को या आयरन की कील को अपन डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन क्या होता है? कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु होता है, तो ये इसको जलीय विलयन में से इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब कि विस्थापित कर देगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? आयरन सल्फेट बन जाएगा। अब आयरन सल्फेट तो अलग कलर देगा, तो कॉपर यहाँ से बाहर। चलिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया, होती है, जिससे फेरस सल्फेट का निर्माण होता है तथा कॉपर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। मतलब कि कॉपर को उस विलयन से अपन ने बाहर निकाल दिया, क्रिस्टल टुकड़े उसमें प्राप्त हो जाएंगे तथा फेरस सल्फेट का निर्माण होने के कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है तथा इस विलयन में कॉपर के भूरे रंग के क्रिस्टल अपन को प्राप्त हो जाएंगे। ये अभिक्रिया आपके पास कॉपर सल्फेट, इसमें आयरन की रिएक्शन करवाई अपन ने, तो यहाँ से कॉपर को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया और क्या बन गया अपने पास? फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। एक और क्वेश्चन है आपके, इसको भी देख लेते हैं कि भाई शोषण की अभिक्रिया को
ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होगी, भोजन से। भोजन के रूप में हम दाल, चावल, आलू, ब्रेड, रोटी इत्यादि को ग्रहण करते हैं। इन सभी में क्या पाया जाता है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका हमारे शरीर में पाचन होने पर किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित होता है। कहाँ रहेगा, ये हमारे शरीर में उपस्थित रहेगा। श्वसन की क्रिया में ली गई ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया में ली गई ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना क्या कहलाएगा। अब बहुत सारी एनर्जी बनेगी तो निकलेगी भी तो सही। जैसे अपन भोजन करते हैं तो अपने अंदर एनर्जी बिल्डअप हो जाती है क्या। अगर आपको 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया जाए तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई आप शोषण तो कर रहे हो बट आपके अंदर ग्लूकोज नहीं है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया आपके अंदर का, तो रिएक्शन इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर नहीं रहेगी। जैसे आप भोजन करते हो और श्वसन की प्रक्रिया चली निरंतर तो वो ग्लूकोज के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। कौन, ऑक्सीजन। तो वो अंदर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, ऊर्जा को बनाएंगे, और वही ऊर्जा को अपन फिर क्या कर रहे हैं, काम करने में उपयोग में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या बोलते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया भी कहा जाता है। ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने विक्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा यहाँ से बाहर, ये ऊष्मा ही हम क्या कर रहे हैं, फिर काम में ले रहे हैं या किसी भी चीज़ को करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान छोड़ ही दी जाएगी यहाँ से। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ये आपके सारे चैप्टर्स हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 1। अगली वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 के पहले बेसिक चीज़ बता देंगे, उसके बाद उसको पूरा 0 लेवल से लेकर आपको पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज समझाएंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स के आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एक पूरी अच्छे से कॉपी बना लीजिए। कहीं भी आपके कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कर दीजिए। और अब वीडियो को कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल लगा है, आपको बहुत हेल्प कर रही है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।